अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशफीन जमाल। आज के इस व्लॉग में बहुत सारी अहम खबरें हैं। आज के दिन से जुड़ी एक बहुत बड़ा तारीखी रॉन्ग था जिसको आज दुरुस्त किया गया है, करेक्ट किया गया है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का जो मामला है, जो केस है, उस पर भी बात करेंगे। पंजाब से बड़े कुछ तूफ़ानी दौरों की हम देखते हैं ना, आजकल खबरें आ रही हैं और बड़ी वीडियोज़ भी आती हैं, अचानक छापों की बात भी की जा रही है। अच्छा, फिर स्कूल्स के दौरे भी उसके अंदर हो रहे हैं, बहुत सारे ऐलानात भी किए जा रहे हैं, मंसूबों का आगाज़ भी किया जा रहा है। कुछ उन पर बात करेंगे कि ये अचानक दौरे कितने अचानक हैं। उसको लेकर एक कुछ खबर है हमारे पास, आगे चल के व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर उस पर बात करेंगे। पिलडाट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसने वो जो थाना के कोई थोड़ा-सा कोई वैसे तो शक नहीं था, जो कुछ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे फॉर्म 45 के साथ तमाशा हुआ है कल के दिन पाकिस्तान के अंदर, तो शक क्या ही बाकी है। लेकिन पिलडाट जिसको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक बिल्कुल एक ऑथेंटिक फोरम या वो समझती हैं, प्लेटफ़ॉर्म समझती हैं, जो रिपोर्ट आई है वो एक आई ओपनर है, वो शर्मिंदगी का बायस है। वो रैंक करते हैं 1 से 5 तक बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, 5 बीइंग द हाईएस्ट, और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा अपना इंडिकेटर नहीं था अपनी रिपोर्ट के अंदर जिसको जो है वो 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा जो है वो उन्होंने वो दिए हों, रैंकिंग या रेटिंग उसकी की हो, व्हिच इज़ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। और उन्होंने एक कंपैरिजन भी किया है पिछले 3-4 इलेक्शन से, और उन्होंने जो नतीजा निकाला है वो क्या है वो भी आपको बताएँगे। पेशावर हाई कोर्ट फिर रुजू किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मखसूस नशिस्तों के मामले पर पीटीआई में क्या चल रहा है, वो क्यों अपने लीगल गुंझलों को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा रहे हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का क्या इशू है, वो क्या लेकर गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको कैसे डील किया है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे। एक हुक्म इम्तनाई जारी किया है मखसूस नशिस्तों की जो बंदर बांट हुई है उसके ऊपर, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हासिल होगा, ये भी एक इशू है जिस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो मेरी नज़र से गुजरी, मुल्तान में एक उस्ताद ने बच्चों के मुंह में सुर्ख मिर्चें डाल दी, और उसके बाद तशद्दुद के निशानात उस बच्चे की पूरी बॉडी से मिले हैं। जब उस बच्चे के वालिद ने एफआईआर दर्ज करवाई है, हमारे मुल्क में निज़ामी जो तालीम है उसको, उसके अंदर पहले बड़े मसाइल हैं, बड़े सवालात हैं, और फिर अगर असातिज़ा ये कुछ कर रहे हैं तो फिर तो आई डोंट नो वेयर दिस इज़ गोइंग। आई मीन ये ऐसी खबर थी जिसको पढ़कर मेरा कम से कम एक दफ़ा खून ज़रूर जो है वो खौला। आई रियली वांट कि जो इस तरह के असातिज़ा या जो इस तरह के मदारिस को चलाने वाले लोग हैं, उनको कोई पूछने वाला कम से कम हो। और खबरों की जहाँ तक बात है, तो कोई रिक्वेस्ट जो है यूरोपियन पार्लियामेंट तक बार-बार भेजी जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो रिगिंग का मामला है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो कि अपेरेंटली जो ब्रसल में हमारी जो यूरोपियन उनकी जो पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटरनेशनली क्या कर सकते हैं, इसको टेक अप करेंगे और इसको देखेंगे। अच्छा, खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, उसी से शुरू कर लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए बड़ी दिलचस्प है। खान साहब जब भी बात करते हैं, ज़ाहिर है उनकी गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसको हम वो करते हैं, उस पे तज्ज़िये करते हैं, उस पे तबसरे करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया उनकी ये स्टेटमेंट पढ़ के। उन्होंने कहा जी कि हम इतवार को पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। खान साहब पता नहीं रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो इस वक़्त जेल में हैं। वो जलसा कैसे करेंगे, लेकिन ये सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे, मेरा ख़्याल है वो पूछने वाले सवाल इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर जो करके दिखाया है, वो मेरा ख़्याल है कि इस मुल्क की तारीख़ के अंदर उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं कितनी भी बड़ी नाक़िद हो जाऊँ इमरान खान की, मैं कितनी भी बड़ी नाक़िद हो जाऊँ तहरीक इंसाफ की, अगर हमने इस मुल्क के अंदर ये कहा है कि हम जमहूरियत है और हमने जमहूरियत चलानी है, तो जमहूरियत ने तो आपको खुलकर ये बात वज़ाहत के साथ बता दी है कि इस मुल्क के अवाम किसको चाहते हैं। इस मुल्क के अवाम उसी शख्स को चाहते हैं जो इस वक़्त अडयाला जेल में बैठकर ऐलान कर रहा है कि इतवार को हम बहुत बड़ा जलसा करेंगे और आप जो है पेशावर में करेंगे और आप देखते रह जाएँगे। अच्छा, उन्होंने 2-3 बातें और कही। उन्होंने कहा जी कि ये बड़े साफ-शफ़ाफ इलेक्शन वाले आए हैं, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, बूट को इज़्ज़त दो तक आ गए हैं। ये अगर इतना ही इलेक्शन को साफ समझते हैं, मैं पूरे मुल्क की तो बात ही नहीं करता, 4 हलके पहले भी खान साहब ने दिए थे, 4 हलके फिर खान साहब ने दे दिए। उन्होंने कहा जी आप 4 हलके खोलें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओन चौधरी का हलका खोलें, नवाज़ शरीफ का हलका खोलें, इस्लामाबाद का वो कहते हैं कोई भी हलका खोलें, और पेशावर से नूर आलम खान का हलका खोल लें। वहाँ से जो कुछ निकलेगा उसके बाद मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता लग जाएगा कि इस दफ़ा इलेक्शन में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है या क्या हुआ है। क्योंकि हमें पता है, सब ये बात तो बहुत ज़्यादा चल रही है कि धांधली नहीं, जो हुआ है बस उसका कोई और ही नाम है। अच्छा, खान साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि कोर कमांडर का जो एलामिया है ना, उससे मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफ़ाक करता हूँ। और मैं भी ये कहता हूँ कि 9 मई के जो लोग जो ज़िम्मेदार हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको जो है वो पकड़ा जाए और उनकी थरो इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा जी कैपिटल हिल में अमेरिका में जब ये हुआ था तो सीसीटीवी फुटेज पर एक-एक शख्स को आइडेंटिफ़ाई किया गया और उसको जो भी लीगल प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है, उसके साथ डील किया गया और हैंडल किया गया। हम पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो ये एक सवाल छोड़ा है खान साहब ने, और वो कहते हैं जी कि मुझे तो कोई इस बात से इख्तिलाफ़ ही नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करें। और ये बात हम अगर आप नोटिस करें तो पीटीआई कॉन्स्टेंटली अब ये लाइन लेने लग गई है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएँ।
और इन्वेस्टिगेशन करें। बिलावल भुट्टो ने ऑल्दो इस बात को सपोर्ट किया है, बट लेट्स सी कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा जाता है और जुडिशल कमीशन की क्या कंस्टिट्यूएंसी होगी ऐसी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इत्तेफाक करेगी, एग्री करेगी, या वो ये गारंटी देगी कि अगर ये लोग होंगे उसके अंदर मौजूद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और कोई होगा, तो फिर जो भी वो उसकी फाइंडिंग्स देंगे क्या ये मानेंगे उसको कि नहीं। ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है तलाश करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हालिया जो इस वक्त हालात है उसके अंदर जवाब मिलेगा। जवाब शायद उसी बात के अंदर जो खान साहब ने शुरू में कह दिया जी कि हम जलसा करेंगे पेशावर में। पीटीआई स्ट्रीट पावर को मोबिलाइज रखने के लाहे अमल पर इस वक्त मुझे लगता है कि फोकस्ड है। उन्होंने गिव अप कर दिया बाकी सारे मामलात के ऊपर, बस वो बाकी सारा काम जो है वो साथ साथ ज़ाहिर चला रहे हैं, फोरम्स को एक्टिवेटेड रखा हुआ है उन्होंने, लेकिन वो कोई ज़्यादा उनको अब यकीन नहीं है जो बाकी फोरम्स हैं उनके ऊपर। एक और जुमला जो खान साहब हमेशा इस तरह की कोई बात ज़रूर कहते हैं जिससे मुझे लगता है कि वो अपने वोटर को ना उसके खून को गरमा देते हैं, जोश दिला देते हैं, और वही जुमला जो है वो दोबारा खान साहब ने कहा है। उन्होंने कहा जी कि गुलाम बनकर मैं तो नहीं रह सकता, मैं नहीं बैठूंगा गुलाम बनकर, और जो कौमें गुलाम बनती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये बात जो है वो हमें जानने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मुझे कम से कम गुलामी कबूल नहीं है। अच्छा, पिलडाट की रिपोर्ट पे थोड़ा सा आ जाऊँ, क्योंकि पिलडाट एक ऐसा फोरम जिस पे हमने ये देखा कि जिसकी रिपोर्ट्स, जिसकी असेसमेंट्स को अक्रॉस बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कोट भी करती हैं, वो उसके हवाले से बात भी करती हैं, उसका रेफरेंस भी हमने देखा है कि हमेशा दिया जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट जो इशू की है, शर्मनाक कह सकती हूँ मैं उसको, इलेक्शन कमीशन का किरदार गैर जानिबदार था, उन्होंने उसको 2 नंबर दिए हैं। अदलिया का किरदार 2 नंबर, सिक्योरिटी इदारों का इस मुल्क के अंदर किरदार 2 नंबर। उन्होंने कहा जी कि ये 5 में से मैं आपको रैंकिंग बता रही हूँ, मैं वैसे 2 नंबर नहीं कह रही, ये दो जो है वो उनको रेट किया गया है आउट ऑफ 5, जो कि बिल्कुल पोरेस्ट से सिर्फ 1 दर्जा जो है ऊपर है। वो भी मुझे लगता है उन्होंने हाथ हौला रखा है थोड़ा सा, उन्होंने कहा है जी कि बहुत ही टू मच ना कर दें हम कहीं, तो इसलिए ये जो है वो इतना भी रखा गया है। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, जो आरओज का किरदार है, उसके अंदर जो डीलिंग थी उनकी पार्टीज़ के जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे उनके साथ, जो एक तरीकाकार था उसको उन्होंने मेरा ख्याल है 1 नंबर दिया है। अच्छा, उसके बाद फिर जो तरसील का सामान की तरीकाकार है और जो सारा वो शफाफियत को इंश्योर करने का प्रोसेस, अगेन 2 नंबर। अच्छा, ये वाले 2 नंबर तो उन्होंने पिछले सारे इलेक्शंस के अंदर दिए हैं। टू माई अमेजमेंट के उन्होंने 2008 के इलेक्शन से शुरू किया है, किसी भी इलेक्शन में उन्होंने इस चीज़ को बेहतर रेट नहीं किया। पिलडाट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर शफाफियत के पैमाने पे, इदारों के किरदार के पैमाने पे कोई इलेक्शन बेटर रेटेड था, मैं ये नहीं कह रही कि कोई आइडियल था, वो 2013 का इलेक्शन पिलडाट ही समझता है कि वो हुआ था, लेकिन उसके बाद 2018 में भी मेजर डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए इन सब एरियाज़ के अंदर, और अभी तो जो हम कह रहे हैं वो है ही है। अदलिया के किरदार को भी उन्होंने कहा कि उसको 2 से ज़्यादा नंबर नहीं दिए जा सकते, जो कि हालिया सूरत हाल के अंदर हुआ। अच्छा, मीडिया की एक्सेस कितनी थी, उसके अंदर कितनी शफाफियत थी, कितनी ईज़ थी, उसको भी उन्होंने 2 ही नंबर दिए हैं। और ये वाली भी कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर 2013 के अलावा हर इलेक्शन को उन्होंने इतना ही बैडली रेट किया है, बल्कि 2008 का इलेक्शन खासा बैडली रेटेड है उनकी अगर हम रिपोर्ट को देखें। एंड देन 2024 के लिए तो उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द वर्स्ट, जब शफाफियत की अगर हम बात करें, वन ऑफ द वर्स्ट, अगर हम बदइंतज़ामी की बात करें, टेलीफोन सर्विस की जो मअतली है, इंटरनेट सर्विस की जो मअतली है, उसको उन्होंने एक मेजर फैक्टर गिनवाया है कि इलेक्शन का जो नतीजा, उसकी तरतीब देना, उसको ऑर्गेनाइज करना, वो सारा अमल हमने देखा कि डिले का शिकार, और फिर उसका तो एक लतीफ़ा ही बन गया। खैर, जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर डाले, मैं कहती हूँ कि किसी को ज़रा तमीज़ से बिठा के उसको यही बता देते कि अगर 1 का 9 बनाना है तो वो जो उसको किस तरह से बनाना है, इस तरह से तो बनाएं कि पकड़े ना जाएं, लेकिन नहीं, ओवर राइटिंग हुई हुई है, वाइटनर्स यूज़ किए हुए हैं, ब्लैंकोज यूज़ किए हुए हैं, कार्ड के ऊपर दोबारा सिग्नेचर करके उन्होंने जो है वो फॉर्म 45 जो है वो बस आगे चला दिए कि बस ठीक है जाने दे। तो वो जो तमाशा है उसके लिए भी उन्होंने ब्लेम किया इस बात को कि इलेक्शन डे को मिसमैनेज किया गया, जहाँ पर इंटरनेट सर्विस और इन इशूज़ के ऊपर गौर नहीं किया गया। तो पिलडाट की रिपोर्ट में उन्होंने आखिर में ये मुतालबा भी किया है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसकी थरो इन्वेस्टिगेशन 2024 के इलेक्शन में जो रहा है वो होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस सारे मामले की जवाबदेही जो है वो उनसे की जानी चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे थे, 5 साल में आपका एक ही काम है इलेक्शन करवाना, वो भी आपसे ढंग से नहीं होता। जब तारीख इलेक्शन के आने का फेस चल रहा था कि इलेक्शन कब होना है, तो इलेक्शन कमीशन सबसे आगे बढ़कर चीख रहा था कि वो भी जल्दी इलेक्शन नहीं करा सकता। इलेक्शन अनाउंस हो गया, जो तैयारियां थी, जो सारा कुछ था, वो तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से एक्सपोज हुआ है उसकी तो मिसाल ही कहीं पर नहीं मिलती है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो अपने सर पर ये टीका लगाया है, मेरा ख्याल है कि वो खाली उसको टीका समझ के नहीं छोड़ देना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन
के बगैर कोई और चारा नहीं है। अगर ये नहीं होगी आज, ये रास्ता हमेशा खुला रहेगा, ये रास्ता कभी बंद नहीं होगा। इस मुल्क में कभी इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, इस बात से हर कोई इत्तेफाक करता है, लेकिन जो इस दफ़ा हुआ वो कभी नहीं हुआ, इस बात से भी हर कोई इत्तेफाक करता है। बकौल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के कि दूध में पानी मिला दिया जाए तो शायद काम चल जाता है, पानी में दूध मिलाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि इस दफ़ा मिलाया गया है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करना बनती है, जो रोल है इलेक्शन कमीशन का उसको इन्वेस्टिगेट करना बनता है। पिलडैट जैसा मुस्तनद इदारा कह रहा है कि जो रोल है वो बहुत शदीद क्वेश्चनेबल है, उसको चेक करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने कहा कि कुछ बात कर लेंगे मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो तूफ़ानी दौरे हैं, अचानक भी दौरे हैं, सरप्राइज़ विजिट्स भी हैं, अस्पतालों के छापे हैं, स्कूल्स के छापे हैं। खाली मरियम बीबी की बात नहीं करी, किसी भी चीफ मिनिस्टर का जो अचानक दौरा होता है, जिसमें मोहसिन नकवी भी शामिल है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जिसमें गुलजार साहब तो खैर क्या ही छापे मारते थे, बट एनीवे ये जो कुछ थोड़े से प्रो एक्टिव किस्म के चीफ मिनिस्टर्स हमने देखे हैं खासतौर पे पंजाब के अंदर, ये कौन सा अचानक दौरा होता है कि जब वो किसी अस्पताल का दौरा करते हैं तो MS जो है वो इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है, मीडिया की पूरी टीम साथ में होती है, जो कैमरा कवरेज लाइव के लिए होती है। वो अचानक दौरा तो वहीं अचानक नहीं रहता ना, जब आप किसी भी फैसिलिटी के अंदर पूरे जाहो जलाल के साथ, पूरे ताम झाम के साथ जाते हैं, तो फिर कहाँ का अचानक दौरा, फिर कौन सा अचानक दौरा? जिस तरह की तैयारी के साथ लोग वहाँ पे आपको रिसीव करने के लिए खड़े हैं, रात को 12 बजे आप अचानक दौरा कर रही हैं। MS क्या कर रहे हैं वहाँ पे? इतने एफिशिएंट नहीं है सरकारी अस्पतालों के MS। आप चाहे कितना भी जोर लगा लेंगे, बात कोई भी नहीं मानेगा कि जो MS है वो इतने वो हैं। अच्छा, फिर हर पेशेंट आपको वही मिल जाता है जो आपका सपोर्टर और आपका वोटर है, जो आपके लिए दुआएं करता रहे कि आप जीत जाएं, आपके वालिद के लिए भी दुआएं करता रहे कि वो भी जीत जाएं। हसीन इत्तफाक़ी कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती। खबर का जो एलिमेंट था वो ये था कि जब हम बात करते हैं स्कूल के दौरे की, ख़ास तौर पे जो एक दो हमने क्लिप्स देखी हैं सर्कुलेट होती हुई, पूरे स्कूल्स को आप समझ लीजिए कि नहला धुला के साफ़ किया जाता है, किया गया उस दौरे के लिए, उसको पूरा सही किया गया। जो वहाँ पे टीचर बल्कि डील कर रही थी वो प्रॉब्ली उस क्लास की टीचर भी नहीं थी, बट थोड़ी प्रेजेंटेबल थी, बातचीत कर सकती थी, तो उनको कहा गया था कि आप आगे बढ़ें और इस तरह ये जो दौरा है इसको आपने हैंडल करना है। बच्चों को एक दिन पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कल जो है वो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है, आपने साफ सुथरा होकर अच्छे से हुलिया में आना है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये खबर सही है गलत है इसको भी छोड़ दें, रिस्पेक्टिव 2 मिनट की हटा दें इस बात को। ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही पुराना हो चुका है। इट्स एन ऑब्सलीट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि हम एक स्कूल में जा रहे हैं, हमने सरप्राइज विजिट कर लिया, हमने किताबें देख ली, हमने क्लासरूम देख लिया, यहाँ पे अब कुछ गलत नहीं होगा। बच्चों को कहना जी आप बताएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं होता। अस्पतालों में जाके छापे मारना, दिस इज एन ऑब्सलीट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। पीपल डोंट नीड दिस। पीपल इन दिस कंट्री, पॉलिटिक्स इतनी पोलराइज हो चुकी है इस मुल्क के अंदर कि लोगों को एक नए नैरेटिव की ज़रूरत है, लोगों को ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, माशरती बेहतरी की ज़रूरत है, लोगों को इंडिविजुअल वीडियो कॉल्स के ऊपर जॉब्स के वादों की ज़रूरत नहीं है। इससे मेरे ख्याल है को बहुत ज़्यादा लोग जो है इम्प्रेस नहीं होते। मुझे नहीं समझ में आती, मैं अक्सर ये सवाल करती हूँ कि कौन जो है वो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इन लोगों की। अच्छा काम जो है उसको भी एक नेगेटिव लाइट में इस तरह की चीज़ें जो है वो ले आती हैं। पता नहीं ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही। हैविंग सेड दिस, मेरी फिर भी तमाम तरह की तमन्नाएं जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हैं। मुझे और कुछ, मैं किसी बात पर यकीन करूँ ना करूँ, मैं एक बात पर ज़रूर यकीन कर रही हूँ इस वक्त कि वो जेन्युइनली आउट ऑफ डेस्परेशन है, आउट ऑफ प्योर गुड इंटेंशन है, आउट ऑफ वट एवर मोटिवेशन है, वो प्योरली इस वक्त कुछ करके दिखाना चाहती हैं। एंड आई रियली होप कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएं और सक्सीड करें जो कि इस मुल्क के और उनके सूबे के अवाम के लिए और उनके हक में अच्छा हो। आखिर में मुख्तसर सी बात जो है, पेशावर हाई कोर्ट मखसूस नशस्तों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूट क्यों लेती है बार बार, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट आप बल्ले के निशान के लिए गए थे, ECB के डिसीजन के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने आपको रिलीफ दे दिया वक्ती, पहले 2 फेजेज में बात को हटा के तोड़कर रिलीफ दिया। जो फाइनल रिलीफ दिया वो भी सुप्रीम कोर्ट में आप गए तो वो रिवर्स हो गया। लतीफ़ खोसा साहब जब आर्ग्यू कर रहे थे काजी फाइज ईसा साहब से कि सर जो आप बात कर रहे हैं इससे हमारी रिजर्व सीट्स का मसला फंस जाएगा, तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि अगर फंस गया तो मैं इधर ही हूँ, आप मेरे पास आइएगा। आप अपनी ग्रीवेंस लेके उस फाइनल फोरम पर क्यों नहीं जाते? कि जो वक्त का ज़िया है, ये बैड लीगल स्ट्रैटेजी है, पता नहीं कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है। वो ये टाइम डिले करके और ये टाइम बाय करके क्या अचीव करना चाह रहा है, वो PTI को कौन सी ऑकवर्ड पोजीशन में डालना चाह रहा है। दिस इज़ फॉर PTI टू सिट थिंक एंड डिसाइड कि ये कौन है जो कर रहा है। खान साहब को भी सोचने की ज़रूरत है कि पेशावर हाई कोर्ट आप इस मसले को लेकर गए, पेशावर हाई कोर्ट ने वक्ती हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ECP को ये कह के बुला लिया कि हाँ कि हमारी मशावरत करेंगे, क्या हम इसमें इंटरफेयर कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। द इशू इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, तो आप वक्त से क्यों नहीं लेकर जाते? ये एक सवाल है जो मैं छोड़ के जा रही हूँ आज के इस व्लॉग से। आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।